हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बच्चों व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यानी कि बाबू, आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्नोत्तर देखेंगे। इस चैप्टर को मैंने डिटेल से ऐप पर पढ़ाया है बाबू, बहुत बढ़िया ये चैप्टर है बाबू। इसमें आप लोगों को पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा। कहता है कि व्यापार से साम्राज्य तक, यानी कि कंपनी जो थी अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ से हम लोगों के लिए क्या यहाँ पे व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन हम लोगों को किस प्रकार से वो गुलाम बना ली, ये पूरा किस्सा इसमें समझाया गया है। ठीक है ना? तो आप लोग पढ़िएगा तो बहुत मज़ा आने वाला है। आइए फिलहाल आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए बच्चों क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, फिर से याद करें, है ना। कहता है निम्नलिखित के जोड़े बनाए, आपको जोड़ा बनाना यानी मिलान करना है। कहता है बच्चों दीवानी, दीवानी किसको बोला जाता है? तो भू राजस्व वसूल करने का जो अधिकार होता है उसी को दीवानी बोला जाता है। इस प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा। और हाँ बच्चों, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है ना? चलिए, शेर ए मैसूर के नाम से आपको पता होगा टीपू सुल्तान को जाना जाता है। ठीक है, टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर से नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के। ओके। अब देखिए रानी चन्नम्मा, तो पता होगा रानी चन्नम्मा जो थी वो किस्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व की थी। ठीक है, मिला लिए। अब सिपाही को आप लोग मिला लीजिएगा इस प्रकार से सिपोई में, और आप लोग बोलिएगा वारेन हेस्टिंग्स जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल थे। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़े। यस सर बढ़िए। अगला है बाबू सेकेंड नंबर की, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत किस डैश की जंग से शुरू हुई थी? तो बच्चों आपको पता होगा पलासी की जंग, है ना बच्चों। कौन सी जंग? तो पलासी। यहाँ पे लिख लीजिएगा पलासी, इस प्रकार से बोलिएगा पलासी। नाइस। आगे है हैदर अली और टीपू सुल्तान डैश के शासक थे? कहाँ के मेरे बच्चों? मैसूर के। कहाँ के जी? मैसूर के। ठीक है, मैसूर लिख लीजिएगा। डलहौजी ने डैश सिद्धांत लागू किया था? विलय नीति का। कौन सा सिद्धांत मेरे बच्चों? विलय नीति। विलय विलय नीति, इस प्रकार से विलय नीति बोल दीजिएगा। ठीक है, आगे है मराठा रियासतों मुख्य रूप से भारत के डैश भाग में स्थित है? तो भारत के कौन से भाग में? पश्चिमी भागों में। तो आप लिखिएगा पश्चिमी भाग। ठीक है, पश्चिमी भाग। ठीक है मेरे बच्चों, आइए यहाँ पे ऐसे मैं भर के दे दिया हूँ, लिख लीजिएगा यहाँ पे देखकर। ठीक है, फर्स्ट वाला में आपको भरना प्लासी, दूसरा में मैसूर, तीसरा में दलह लैप्स। लैप्स इसको हिंदी में विलय नीति बोलते थे। यहाँ पे आप लोग विलय नीति लिख लीजिएगा, विलय नीति। यहाँ पे आप लोग पश्चिमी भाग। ठीक है, समझ आ गया? बढ़िया है ना। चलिए आगे बढ़े। यस सर बढ़िए। अगला आ जाइए, देखिएगा आप लोग सही और गलत आपको बताना है। कहता है मेरे बच्चों मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया? नहीं सर, ये मेरा गलत है। ठीक है, आगे बच्चों इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी? तो प्यारे बच्चों आप लोग बोलिएगा नहीं सर, है ना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ओके। महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे? बिल्कुल सही है, महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के ही राजा थे। अंग्रेज ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए? ये बात सर जी गलत हो जाएगा। ठीक है, बदलाव तो किया था। ठीक है, आगे बढ़िए। चौथा प्रश्न है यूरोपीय व्यापारिक कंपनी भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? तो बच्चों उत्तर लिखिएगा यहाँ पे क्या, कि भारत जो था वो मसालों, रेशम, सूती कपड़ों, है ना, नील आदि वस्तुओं को, ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ पे आप लोग लिखते जाइएगा, है ना। चलिए, आदि वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ व्यापार से बहुत अधिक लाभ होता था, इसलिए यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो गई। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ मिलता था, और उस समय भारत उतना विकसित था, मतलब विकास इसका हुआ नहीं था। यहाँ के लोग उतना पढ़े लिखे होते नहीं थे, तो व्यापारिक कंपनी वहाँ पे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियाँ, और वो यहाँ देखी भाई यहाँ से हमको मसाला, रेशम, सूती कपड़ा ये सब मिल जा रहा है। ठीक है, और हम इसको जाएंगे वहाँ बेचेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, तो इसलिए यहाँ पे आप लोग को इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, लाभ कमाने के लिए आकर्षित हो गई थी। आइए बच्चों अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप लोगों का पांचवा है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों के विवाद थे? तो बच्चों उत्तर में लिखिएगा कि बंगाल के जो नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच व्यापारिक सुविधाओं में कर ना देने, किलाबंदी करने और कंपनी के बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर विवाद थे। बोल रहा था यहाँ पर किन बातों पर विवाद थे? ये तीन बात आप लोग बोल दीजिएगा। पहला तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच व्यापारिक सुविधाओं, है ना, ये बोला। दूसरा कर ना देने, है ना, और तीसरा किलाबंदी करने और कंपनी के बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर विवाद हुआ था। नाइस, समझिए। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए बच्चों। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे गौर कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा? तो बच्चों पता है दीवानी जब उसको मिल गया था तो बच्चों यहाँ पे उसको फायदा हुआ था। कैसे जी? तो दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को
जो है ना वो क्या हुआ था बच्चों, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से भू राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। इससे कंपनी को बहुत अधिक क्या हुआ बाबू, धन प्राप्त हुआ, लाभ हुआ, रुपया पैसा कमाया, उससे उसकी राजनीतिक शक्ति भी बढ़ गई। कहा भी जाता है जिसके पास रुपया होता है भाई वो तो शक्तिशाली होता ही है ना बाबू, रुपया का होना बहुत जरूरी होता है, रुपया रहेगा तो सब लोग आपके आगे पीछे भी करता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग समझ रहे हैं ना। और हाँ एक बात आपको जानकारी देना था, ओनली आप लोगों को क्लास 8 का मेरे बच्चों, क्लास 8 का यदि स्टूडेंट है तो 599 रुपया में सब विषय आप लोग पढ़िएगा बढ़िया से। पढ़ने के लिए अभी आप लोग क्या कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऐप डाउनलोड कीजिए, ठीक है मेरे बच्चों। आइए अगला प्रश्न हम लोग समझते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है जी 7, कहता है सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करना है। आइए बच्चों ध्यान दीजिएगा, सब्सिडरी अलायंस यानी लॉर्ड वेलेजली द्वारा शुरू की गई एक नीति थी। इसके अनुसार भारतीय शासकों को अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी और उसके खर्च का भुगतान करना पड़ता था। बदले में अंग्रेज उन्हें सुरक्षा देने का वादा करते थे। इससे भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है समझे बाबू। सहायक संधि की शुरुआत कब हुई थी नीचे कमेंट करके आपको बताना है, तब ना हमको लगेगा आप लोग चैप्टर को पढ़े हुए हैं, बढ़िया से याद आ वगैरह है या नहीं है, ठीक है। आइए 8वां प्रश्न है बच्चों, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन के किस तरह अलग था बच्चों, भारतीय राजाओं के शासन से किस प्रकार कंपनी का शासन अलग था। तो बच्चों लिखिएगा, कंपनी का जो सर शासन होता था वो भारतीय राजाओं के शासन से अलग था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था, ठीक है। उन्होंने प्रशासन, न्याय और कर व्यवस्था में कई बदलाव किया। कंपनी ने भारतीय राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सेना और कूटनीति का प्रयोग किया। भारतीय शासक प्रजा के कल्याण और परंपराओं पर अधिक ध्यान देते थे, ठीक है, जबकि कंपनी व्यापार और राजस्व बढ़ाने पर केंद्रित थी। समझ गए बच्चों किस प्रकार से उत्तर लिखना है, कितना आसान है और सटीक शब्दों में दे रहे हैं उत्तर, ठीक है मेरे बच्चों। समझ में आपको आया बाबू। कंपनी जो था वो भारतीय राजाओं के शासन से किस प्रकार, भारतीय राजा जो होता था ना वो शासक को मतलब उस ये क्या करता था, जो शासक होते थे वो क्या करते थे, जनता को ध्यान रखते थे, यहाँ के लोगों को जो है ना तब कुछ बूझ मतलब बढ़िया से उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखते थे। जबकि कंपनी तो भाई लाभ कमाने के लिए आई थी, अधिक धन अर्जित करने के लिए आई थी, तो उस सब पर ध्यान नहीं दे रही थी, ठीक है। बस कंपनी व्यापार और राजस्व बढ़ाने पर केंद्रित थी, ठीक है। समझ आ गया, यस सर जी। आगे बढ़े, यस सर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन करें। तो बच्चों उत्तर लिखिएगा आप लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना का यूरोपीय ढंग से संगठित किया, ठीक है। सैनिकों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाने लगा, ठीक है बच्चों। आगे आधुनिक हथियारों और बंदूकों का प्रयोग बढ़ा। तीसरा, सेना में भारतीय सिपाहियों की बड़ी संख्या में भर्ती की गई। चौथा, सेना में अनुशासन और पदानुक्रम की व्यवस्था लागू की गई, है ना। आगे घुड़सवार सेना और तोपखाने को अधिक मजबूत बनाया गया। इन बदलावों से कंपनी की जो सेना थी वो अधिक शक्तिशाली बन गई। समझ में आ गया ना बच्चों। आगे बढ़े, यस सर बढ़िए। अगला प्रश्न बताइए, हम एक एक प्रश्न का उत्तर आपको बताएंगे। ये जो 10-11 नंबर है आइए करके देखिए, इसको भी जरा सा समझिएगा। कहता है बच्चों, क्या भारत में अंग्रेज की जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे से गांव से बड़े शहर में तब्दील हो गया। औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में आपको पता लगाना है। तो मेरे बच्चों जरा सा ध्यान दोगे, उसके बाद आप लोग उत्तर में लिखिएगा। औपनिवेशिक काल में कलकत्ता अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र बन गया, ठीक है। यूरोपीय लोग बड़े भवनों, क्लबों और आधुनिक सुख सुविधाएं वाले क्षेत्रों में रहते थे। भारतीय लोग अलग मोहल्लों में रहते थे और पारंपरिक जीवन शैली अपनाते थे। कलकत्ता व्यापार, शिक्षा और उद्योगों का केंद्र बन गया, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ कपड़ा, छपाई, हस्तशिल्प, जहाज निर्माण जैसे शिल्प विकसित हुआ, ठीक है। आगे अंग्रेजी शिक्षा और पश्चात संस्कृति का प्रभाव भी बढ़ गया। नाइस, समझ गए बच्चों। आगे देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आप लोगों का यहाँ पर क्या कहता है। एक और प्रश्न है प्यारे बच्चों, कहता है निम्नलिखित में किसी के बारे में तस्वीर, कहानियाँ, कविताएं और जानकारी इकट्ठा करना। मान लीजिए झांसी की रानी के बारे में जैसे इकट्ठा करना है, तो आइए झांसी की रानी के बारे में हम आपको बताते हैं मेरे बच्चों। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म था 1828 में वाराणसी में हुआ था। उन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ वीरतापूर्वक युद्ध किया था बच्चों, ठीक है। इनकी कहानी भी बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोग सुने होंगे, ठीक है। झांसी की रानी का ओके, इनके बारे में बहुत ज़्यादा आप लोग वर्णन किया गया। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में निपुण थी। कौन? झांसी की रानी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, उनकी प्रसिद्ध कथन माना जाता है, ठीक है। 1858 में ग्वालियर के पास युद्ध करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुई। मतलब उनका जो मृत्यु हुआ था वो ग्वालियर के पास युद्ध कर रही थी उसी के समय, ठीक है। प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। पहले हम लोग क्लास 8 में बच्चे को पढ़ाते थे किसलय में, ठीक है, लेकिन अब तो बुक चेंज हो गया, नया वाला बुक है
तो उसकी हिंदी में नहीं है, फिर भी आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं आपको PDF दे दूंगा, कहाँ पे, ऐप पे। तो बच्चों पढ़ने के लिए ज़रूर आप लोग ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। बाकी आज का क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा। मैं एक एक क्वेश्चन का उत्तर आपको अच्छे तरीके से समझाया। बाकी प्यारे बच्चों मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार आप लोग बने रहिए। आप लोग भी बोलते हैं सर हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया, मिलते हैं हम भी आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग भी इसी प्रकार का कमेंट करते हैं। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बढ़िया से पढ़िए, मन लगाकर अच्छी तरीके से। धन्यवाद बच्चों।